पूर्णिया का शायद ही ऐसा कोई घर होगा धीरज जी जहां पर पप्पू यादव उनके दरवाजे तक नहीं गए हों। इतनी मेहनत पूर्णिया में तेजस्वी यादव या लालू यादव या आरजेडी कर रही है, बाकी किसी सीट पे कर रही है क्या? उन सेंटिमेंट्स को वो चेंज करना चाह रहे हैं, वो पप्पू यादव को बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। मदद के लिए कोई भी पप्पू यादव के दरवाजे पे खाली हाथ नहीं लौट सकता। उसने कहा कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं तो मैं तो बीजेपी को टिकट दूंगा, लेकिन मैं दिल से। नमस्कार, देशवार न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ धीरज परासर। देखिए, बिहार में चुनावी रणभेरी बढ़ने के बाद 2 सीट सबसे खास और सबसे हॉट माना जा रहा है। यहाँ पे इंडी गठबंधन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द उनके ही भूतपूर्व सहयोगी लोग हैं। एक तरफ जहाँ पूर्णिया में पप्पू यादव हैं और दूसरी तरफ वहीं शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब सिवान में है। अब दोनों सीट में इस तरीके से पेच फंसा हुआ है जहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के लिए सिरदर्द ये दोनों बने हुए हैं। इसी मुद्दे पे बात करते हैं। हमारे चैनल हेड अमित झा हमारे साथ हैं। सर, आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं इस दोनों हॉट सीट को? नहीं, निश्चित रूप से धीरज जी, पहले पूर्णिया पे बात करते हैं। आज देखिए ना, पूर्णिया में हम भी गए थे, कई डिजिटल चैनल पूर्णिया में कैंप किए हुए हैं, कई नेशनल चैनल पूर्णिया में आए। क्यों आए? क्योंकि पूर्णिया आज की तारीख में बिहार के 40 सीट में सबसे ज़्यादा हॉट सीट बना हुआ है। सबसे ज़्यादा चर्चा पूर्णिया को लेकर है। और पूर्णिया को लेकर चर्चा क्यों हुई? पूर्णिया को लेकर चर्चा इसलिए हुई क्योंकि एक व्यक्ति जिसने राजद से बगावत करके अपनी पार्टी बनाई थी, उसने अपनी पार्टी का विलय कर दिया एक टिकट के लिए, पूर्णिया के लिए। और पार्टी का विलय करने के बाद भी उसे लालू यादव की जिद के कारण कांग्रेस टिकट नहीं दे पाई। उसके बाद उसने निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया, नाम पप्पू यादव। बिल्कुल। और पप्पू यादव देखिए, पूर्णिया की तैयारी आज से नहीं कर रहे हैं। पप्पू यादव पिछले 1 साल से एक घर पे, पूर्णिया का शायद ही ऐसा कोई घर होगा धीरज जी जहां पर पप्पू यादव उनके दरवाजे तक नहीं गए हों। तो पप्पू यादव ने निश्चित रूप से परेशान तो खड़ी कर दी है, ना सिर्फ तेजस्वी यादव के लिए बल्कि एनडीए के लिए भी। देखिए, हम जो वहाँ पर आए ग्राउंड रिपोर्टिंग करके, और मेरी जो लोगों से बातचीत हुई, और देखिए मैं निष्पक्ष बता रहा हूँ, आखिर तेजस्वी यादव ने पूर्णिया को प्रतिष्ठा का सवाल क्यों बनाया? जितनी मेहनत पूर्णिया में तेजस्वी यादव या लालू यादव या आरजेडी कर रही है, बाकी किसी सीट पे कर रही है क्या? 39 बिल्कुल नहीं। खुद तेजस्वी यादव गए, कई बार गए, मुकेश सहनी गए, कई बार गए। आरजेडी के तमाम बड़े नेताओं को पूर्णिया में कैंप करवा दिया गया है। आज एक मुस्लिम चेहरा को भेजा गया है वहाँ पे, क्योंकि अगर पूर्णिया में छोड़ दीजिए हार जीत, मैं हार जीत पे बात ही नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ पे पप्पू यादव जीतेंगे कि जेडीयू से जो उम्मीदवार हैं संतोष जी वो जीतेंगे, या आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं बीमा भारती वो जीतेंगी। हार जीत पे बात नहीं कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि जीते कोई भी, लेकिन पप्पू यादव बीमा भारती से ऊपर रह गए वोट के मामले में, बिल्कुल, तो ये तो क्लियर हो जाएगा कि सीमांचल में, पूर्णिया में आरजेडी का जो भी मुस्लिम और यादव वोट बैंक है उसमें सेंधमारी हो गई, डेंट लग गया, और पप्पू यादव वहां के नेता हो गए सीमांचल के। सर, वो तो धरातल पे नजर भी आता है। लोग जैसे हम भी बात करते हैं, आप भी कहें ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, और हमारे साथी भी हो रहे हैं, तो बताते हैं कि अभी पप्पू यादव रेस में हैं और बहुत ज्यादा आगे निकल रहे हैं रेस। देखिए, पप्पू यादव के लिए, देखिए चुनाव के एक दिन पहले क्या हो जाए धीरज जी ये कोई नहीं जानता है। सेंटिमेंट्स एक दिन में इधर उधर होते हैं, और तेजस्वी यादव इसलिए लगातार कैंप किए हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। सेंटिमेंट्स को वो चेंज करना चाह रहे हैं, वो पप्पू यादव को बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। अच्छा, ठीक है। लेकिन अभी तक जो हम घूमे हैं, जो हमारे पास रिपोर्ट आ रही है, बीमा भारती तीसरे पोजीशन पे है। बीमा भारती तीसरे पोजीशन पे है। लड़ाई वहां पर पप्पू यादव वर्सेस संतोष कुशवाहा है। और संतोष कुशवाहा भी ड्यू टू मोदी, अपने कारण नहीं, मोदी जी के कारण। नीतीश कुमार के पार्टी से उम्मीदवार हैं, नीतीश कुमार के कारण नहीं, मोदी जी के कारण। मोदी के कारण। जितने भी लोगों से मेरी बातचीत हुई उनका ये कहना था कि या तो पप्पू यादव या तो संतोष कुशवाहा, वो भी मोदी के नाम पे, क्योंकि ये देश का चुनाव है। तो लड़ाई यहाँ पे पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा के बीच में है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, बीमा भारती मेरे हिसाब से, मेरे आकलन के हिसाब से, हमने जितना दिन ग्राउंड
पूर्णिया में घूमा है, या फिर वहाँ से जो हमारे पास अभी तक की रिपोर्टिंग आ रही है उसके हिसाब से बीमा भारती तीसरे नंबर पे जाती हुई दिख रही हैं। और ये आरजेडी के वोट बैंक के लिए खतरे की घंटी है। आरजेडी के कई समर्थक जो हैं, जब जैसे ही तेजस्वी यादव ने बीजेपी का एजेंट बताया पप्पू यादव को, देखिए ना आरजेडी के कई समर्थक या यादव लोग वो तेजस्वी यादव पे कमेंट कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं। देखिए पप्पू यादव ठीक है, उनकी छवि बाहुबली की हो सकती है, राजनीति में ये आरोप लग सकता है कि उन्होंने आरजेडी को एक बार धोखा दिया, जब मधेपुरा से आरजेडी के टिकट पे सांसद बने थे, उसके बाद उन्होंने राजनीतिक पर तमाम चीज़ें सही हैं और हर लोग अपने फ़ायदे, और मैं बिल्कुल कहता हूं कि देखिए आज की राजनीति कॉर्पोरेट स्टाइल की राजनीति है, बिल्कुल जिसको जहां पे फ़ायदा दिखेगा वो उस हिसाब की राजनीति करेगा, चाहे वो बीजेपी हो, एलजेपी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, या पप्पू यादव हो, या कोई भी हो, व्हाटएवर कोई भी हो। लेकिन पप्पू यादव के पास एक टैग तो है कि पप्पू यादव मदद के लिए खड़ा रहता है। बिल्कुल। अब एक मदद पे चर्चा कर दें तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, मैंने उसका रात 2-3 ट्वीट उनका पढ़ा, ज्ञानेश्वर जी का। वो बार बार नीचे में लिख रहे थे कि इसका चुनाव से कोई मतलब नहीं है, लेकिन पप्पू यादव जब सांसद थे तो उनका बंगला, दिल्ली के बंगला के बारे में बोल रहे थे कि वो लगभग बिहार के किसी कोने से कोई भी अगर गरीब गुरबा चला गया या कोई मतलब बीमारी वाला आदमी कोई चला गया तो उनके लिए वो सब खुला हुआ रहता था। फिर उन्होंने ट्वीट किया 4-5 फोटो देखे जो बाढ़ आया था पटना में, किस तरह पप्पू यादव माथा पे, फिर उसके नीचे में लिखे इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। इसका क्या मतलब? धीरज जी देखिए, आपने ज्ञानेश्वर जी की चर्चा की और देखिए ज्ञानेश्वर जी का पोस्ट मैंने भी पढ़ा है, उन्होंने कोई गलत नहीं लिखा है। हालांकि उसमें मैं एक ऐड ऑन कर देता हूँ, ठीक है, जब वो सांसद थे तभी नहीं, जब वो सांसद नहीं भी रहते तब भी सेवा दल दिल्ली में हमेशा खुला रहता है। रंजीता रंजन सांसद हैं, उनके आवास पे, या फिर आप मंदिरी आवास पप्पू यादव के चले जाइए। खुद मैं पूर्णिया रह के आया हूँ, मदद के लिए कोई भी पप्पू यादव के दरवाजे पे खाली हाथ नहीं लौट सकता है। और ख़ासकर दिल्ली में एम्स में पप्पू यादव मौजूद हों या ना हो, उनकी एक टीम जो है एम्स में मौजूद रहती है। कोरोना काल आप याद कीजिए, तो वो तमाम, मैं खुद उसका प्रत्यक्ष प्रमाण रहा हूँ। हालांकि उसके बाद भी पप्पू यादव को याद कीजिए मधेपुरा से हार का सामना करना पड़ा। इसी पप्पू यादव को मधेपुरा से हार का सामना करना पड़ा था, जिसकी टीस पप्पू यादव के दिल में आज तक भी है। तो देखिए ये अलग चीज़ें हैं, लेकिन वोट बैंक के हिसाब से भी पप्पू यादव आज पूर्णिया में आगे नजर आ रहे हैं। चुनाव के वक्त क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता, हो सकता है कि आज जो आगे नजर आ रहे हैं तो वो लहर सी और आगे बढ़ जाए, या फिर तेजस्वी यादव टेक ओवर कर जाए, या मोदी के नाम पे संतोष कुशवाहा आगे आ जाए। चुनावी प्रेडिक्शन आप एक दिन पहले या वोटिंग के बाद कर सकते हैं, लेकिन अभी तक के हिसाब से पप्पू यादव आगे आपको दिखेंगे। अच्छा, आपने तो ग्राउंड रिपोर्टिंग की, आप तो ग्राउंड पे रहे हैं। पूर्णिया की मैं खास करके बात करूंगा, फिर मैं सिवान पे आऊँगा। तो जहाँ पे आप गए, जिस जगह पे, चाहे यादव हो, मुस्लिम हो, बहुत जगह हम लोगों ने भी पता किया, लोगों का समर्थन क्या कहता है। मतलब होता है एक भावना अंदर से कि कौन आना चाहिए, संतोष कुशवाहा आना चाहिए, बीमा भारती जी आना चाहिए, पप्पू यादव आना चाहिए। तो होता है ना कि जो बोल रहा है पप्पू बोल रहा है तो लगेगा कि हाँ जुबान से निकला तो सही बोल रहा है। तो होता है ना दिल से जो आवाज़ निकलती है। देखिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, एक बीजेपी के नेता से मेरी मुलाकात हुई थी और ये फैक्ट है, मेरे पास ऑन रिकॉर्डिंग है। हालांकि हमने उचित नहीं समझा क्योंकि उनके पार्टी का सवाल था, हो सके उनकी सदस्यता चली जाती, इसलिए उस खबर को हमने नहीं चलाया। उसने कहा कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं तो मैं तो बीजेपी को टिकट दूंगा, लेकिन मैं दिल से चाहता हूं पप्पू यादव चुनाव जीते। बीजेपी का कार्यकर्ता, ये बीजेपी के कार्यकर्ता का ऑन रिकॉर्ड बाइट हमारे पास रिकॉर्ड है। चलिए अब चले हिना साहब की ओर। सिवान में स्वर्गीय मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब खड़ी है, और जब तक शहाबुद्दीन थे सिवान में पत्ता नहीं हिला, चाहे वोट का हो या जिस चीज़ का आप आकलन कर लें। वहाँ पे क्या देखते हैं सर हिना साहब के बारे में? नहीं देखिए, सिवान भी इंटरेस्टिंग है। पूर्णिया के बाद सारा फोकस सिवान पे चला जाएगा, क्योंकि सिवान में चुनाव थोड़ा लेट से है और वहाँ पे हिना साहब की अदावत जो है अब आरजेडी से खुलकर सामने आ गई है। अब देखिए, अगर पूर्णिया भी निकल गया और सिवान भी निकल गया, मैं इसलिए कह रहा था, और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो दो पूर्व सहयोगी कभी लालू यादव के साथ राजनीति करते रहे हैं, एक पप्पू यादव और एक शहाबुद्दीन, तो दोनों जगह पे आरजेडी की मुश्किल बढ़ गई है। पूर्णिया अगर हाथ से निकल गया और उसके बाद सोचिए कि सिवान भी हाथ से निकल गया, तो मैं वही कह रहा हूँ कि आरजेडी का जो वोट बैंक, वोट बेस समझा जाता है MY,
मुस्लिम और यादव, उस पे झटका लगेगा। और पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया है कि पूर्णिया चुनाव के बाद मेरी जितनी भी शक्ति होगी, मेरे जितने भी टीम के लोग रहेंगे वो सिवान मूव करेंगे। हालांकि पप्पू यादव ये भी कह रहे हैं कि मैं रोहिणी के लिए भी प्रचार करूंगा, मीसा भारती के लिए भी प्रचार करूंगा, ये उनकी राजनीति है। लेकिन सिवान एक अहम टारगेट आ जाएगा। सिवान में ओवैसी का भी समर्थन आपको हिना साहब की ओर दिखेगा। तो हिना साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिना साहब अभी आगे हैं या पीछे हैं, क्योंकि सिवान अभी हम गए नहीं हैं, लेकिन सिवान की लड़ाई इंटरेस्टिंग हो गई है। पूर्णिया के बाद अगर सबसे हॉट सीट बनेगी तो वो सिवान बनेगी। क्या राष्ट्रीय जनता दल या इंडी गठबंधन के जितने भी सहयोगी हैं, क्या उन लोगों ने टिकट चुनाव में कुछ दूरदर्शिता नहीं देखी क्या? या टिकट चुनाव जैसे समस्तीपुर को ले लें या सिवान को ही ले लें, ठीक है, जैसे शहाबुद्दीन की पत्नी साथ थी, तो नहीं लगता था कि शहाबुद्दीन दुख सुख में साथ रहे, चलो इन्हीं को दे दिया जाए? या दिमाग में कुछ और कैलकुलेट लोग करके चले? देखिए, वो तो लालू यादव समझे, तेजस्वी यादव समझे कि आखिर वो लोग क्या चाह रहे हैं। लेकिन टिकट बंटवारे में मुझे जो लगता है कि थोड़ी बहुत तो गलती हुई है। हो सब रणनीति जो बनता हाँ, है, हाँ, मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत गलती हुई है। हालांकि बतौर पत्रकार हमारा काम है आकलन करना, हो सके वो गलती सही साबित हो जाए। हाँ, वो राजनीति कर रहे हैं, हम पत्रकारिता कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से अगर आरजेडी ने ये डिसीजन लिया है और इस डिसीजन को बैक नहीं कर पाती है, अगर यहाँ से चुनाव हार जाती है, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया है पूर्णिया और सिवान को लेकर और आप उसे बैक नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे आप तीसरे नंबर की पार्टी बन जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके आने वाले राजनीति के लिए खतरे की घंटी है। फिर आते हैं पप्पू यादव पे, क्योंकि आप बोले तीसरे नंबर की पार्टी। पप्पू यादव पे आने के बाद पप्पू यादव वहाँ पे वो बार बार कह रहे थे कि कुछ भी हो जाएगा, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, और पूर्णिया नहीं छोड़ा उन्होंने। अच्छा, एक बात बताइए, पूर्णिया नहीं छोड़ने से या जीत जाने से वो किस पार्टी में जा सकते? पप्पू जी जीत जाएंगे तो, अगर मान लीजिए तो ये पप्पू यादव को डिसाइड करना है। हालांकि पप्पू यादव तो अभी तक ये मान के चल रहे हैं कि अगर वो जीत भी जाते हैं तो कांग्रेस को वो समर्थन करेंगे और आने वाले दिनों में वो कांग्रेस को मजबूत करेंगे। और ऐसा हो सकता है, ये इंटरेस्टिंग है, अगर पप्पू यादव जीत जाते हैं और कांग्रेस को समर्थन कर देते हैं, कांग्रेस में फिर शामिल हो जाते हैं और कांग्रेस शामिल करवा लेती है, तो कहीं ना कहीं फिर आरजेडी के लिए वो खतरे की घंटी होगी कि पप्पू यादव जैसा बड़ा नेता कांग्रेस को का प्रचार प्रसार बिहार में करेगा, जिसे अभी तक ये कहा जाता है कि आरजेडी की वैसाखी है। अगर हिना साहब जीतती हैं तब? उनके बारे में मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूं, लेकिन मुझे जहां तक लगता है ओवैसी। चलिए, तो हमारे साथ धन्यवाद सर, अमित झा थे। इन्होंने पॉलिटिकल एनालिसिस बहुत अच्छा करते हैं और ये बताए कि 2 सीट जो सबसे खास है बिहार में, उस पर आने वाले दिनों में क्या हो सकता है और क्या रणनीति थी पॉलिटिकल पार्टियों की, और जो कैंडिडेट वहाँ पे लड़ रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं। मिलते हैं फिर नए खबरों के साथ। धन्यवाद।